ससुराल में पहली गर्मी। एसी की ठंडी हवा में बैठी आरोही मजे से मूवी देख रही थी। ऐसे सूखे सूखे मूवी देखने में मजा नहीं आ रहा, आरोही को कुछ चटपटा चाहिए। ऐसा कहकर आरोही किचन में आती है और जहां उसकी माँ मनीषा गर्मी में खाना बना रही होती है। ओह गॉड, कितनी गर्मी है माँ यहाँ, आप इतनी गर्मी में खाना कैसे बना लेती हैं? बेटी के सवाल पर माँ हंसकर बोलती है हम हाउसवाइफ की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटी, चाहे सर्दी हो, बरसात या गर्मी, हमें किचन से कभी छुट्टी नहीं मिलती। और कुछ दिनों के बाद तुझे भी ये सब करना होगा। बस मायके में महीने भर की मेहमान रह गई है तू, अब इन सबकी आदत डाल ले। माँ, ये सब मुझसे ना होगा, आप तो जानती है ना, बिना एसी के बगैर एक सेकेंड भी आपकी बेटी का गुजारा नहीं। आप देख लेना, मैं आज जैसी मायके में हूँ ससुराल में भी बिंदास रहूंगी, गर्मी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। एनीवे, अब आप जल्दी से मेरे लिए मस्त वाली मैगी बना दो। क्या ससुराल को लेकर आरोही के मन में उठी ख्वाहिश सच होगी? आइए देखते हैं। ऐसे ही ढलते दिन के साथ एक महीना पार हो जाता है और बड़े ही धूमधाम से आरोही की शादी राघव से हो जाती है, जहां आरोही की सास शीला उसे सभी से मिलवाती है। छोटी बहू आजा, मैं तुझे सभी से मिलवाती हूँ। ये तेरे ससुर जी हैं और ये तेरी जेठानी जूली है और ये जूली की बेटी चिंकी है और ये तेरी ननद पीहू है। बस यही प्यार भरा परिवार है हमारा, जिसका आज से तू भी हिस्सा हो गई है। पीहू, जा अपनी भाभी को कमरे में ले जा। आइए भाभी। पीहू अपनी भाभी आरोही को कमरे में ले आती है। अगली सुबह दरवाजे पर हो रही खटपट से बहू की आंख खुल जाती है। हद होती है, ये इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा बजा रहा है? अरे दरवाजा खोलो देवरानी जी। जेठानी जी आप यहाँ? गुड मॉर्निंग देवरानी जी, 5 बज गए हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाइए। थोड़ी देर बाद आरोही रेडी होकर रसोई में आती है, जहां सास उसे लंबी सी खाने की लिस्ट देकर कहती है, ये ले नई बहू, इसमें पूरे परिवार के मनपसंद खाने की लिस्ट लिखी है जो तुझे पहली रसोई में बनाना है। चल अब शुरू कर दे। गुड लक देवरानी जी। अरे जेठानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे छोटी बहू, भला बड़ी बहू का किचन में क्या काम है, सब कुछ तुझे अकेले बनाना है। आरोही को अकेले ही तपती गर्मी में ससुराल वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है और खाना बनाते बनाते वह पसीने से पूरी तरह भीग कर उदास मन से बोलती है, उफ, इस गर्मी ने तो हाल भी हाल कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में मेरी पहली गर्मी में ये पहली रसोई की रस्म इतनी भारी पड़ेगी। अरे आरोही बहू, खाना बना कि नहीं? ये सही है, मैं ये गर्मी और पसीनों से नहा चुकी हूँ, मगर मेरे ससुराल वालों को सिर्फ खाने की पड़ी है। ऐसा बोलते हुए बेचारी बहू अपने मायके की जिंदगी याद करने लगती है। आरोही घर में एंट्री करते हुए सोफे पर बैठकर नखरे करती हुई बोलती है, ओह गॉड, ये गर्मी का महीना आता ही क्यों है? माँ प्लीज एक ग्लास चिल्ड पानी ले आना। ये ले बेटी पानी। ओह थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ, गर्मी के कारण मेरा गला सूख रहा था। इसके बाद मनीषा अपने आंचल से आरोही के माथे का पसीना पोंछकर कहती है, पसीने से लथपथ हो गई है तू, जा जाकर कमरे में बैठ, मैंने एसी चालू कर दिया है और मैं खाना लेकर आती हूँ। आरोही अपनी मायके की यादों में खोई हुई थी, तभी पीहू किचन में आकर बेचारी बहू पर चढ़ बैठती है। भाभी, कहाँ खोई हुई हैं आप? वहाँ सभी खाने के वेट में बैठे हैं, जल्दी हाथ चलाइए। अरे ननद जी, नाराज क्यों होती हो? बस खाना रेडी है, तुम चलो, लाती हूँ। ससुराल वालों को खाना खिलाकर आरोही खुद खाए बिना कमरे में जाकर एसी चलाकर गहरी सांस भरकर कहती है, अब जाकर जान में जान आई है। जैसे ही आरोही की आंख लगती है, उसकी कंजूस सास शीला कमरे में आकर एसी पंखा दोनों बंद कर देती है, जिससे बहू जाग जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे नहीं बहू, अभी इतनी गर्मी थोड़ी हो रही है जो तुझे अभी से एसी की हवा चाहिए। 4 बज गए हैं, अपने ससुराल वालों को शाम की चाय तो पिला दे। जी माँ जी। अपनी सास की मक्खरता देखकर आरोही की आंखें भर आती हैं और उसकी आंखों के आगे मायके की याद झांकने लगती है। सुबह के 11 बज चुके थे, मगर आरोही अभी मजे से फुल स्पीड में एसी चलाकर सो रही थी। तभी उसकी माँ मनीषा पंखा एसी बंद करके झाड़ू लगाने लगती है, जिससे आरोही गर्मी के मारे अपनी माँ पर चिल्ला पड़ती है, क्या माँ, एसी क्यों बंद कर दिया, गर्मी लग रही है। अरे बस 2 मिनट आरोही, झाड़ू लगाकर चला देती हूँ, देख 11 बज चुके हैं। ओह माँ, 11 ही तो बजे हैं, और ये झाड़ू झंझट आपकी बेटी की नींद से बढ़कर है क्या? मुझे गर्मी लग रही है। हाँ ठीक है, अब गुस्सा मत कर, ले चला दी तेरी एसी,
कर ले अपनी नींद पूरी, तेरे उठने के बाद ही मैं सफाई करूंगी। अपने मायके में जी गई आजाद जिंदगी को याद करके बहू रोते हुए बोलती है, वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं मायके में अपनी मनमर्जी की जिंदगी जिया करती थी। गर्मियों में 11 बजे उठना और सारा दिन एसी में रहकर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, मूवी देखना, क्या गजब के दिन थे। मगर बहू बनने के बाद सब कुछ बदल चुका। आई मिस यू माँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ गर्मी का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आरोही के लिए किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। अरे छोटी बहू, जरा मेरे लिए शिकंजी बना दे, आज बड़ी गर्मी है। फिर तो मैं भी पीऊंगी नींबू पानी। जी ठीक है, अभी बनाती हूँ। बहू सभी के लिए जग भरकर नींबू पानी बनाकर उन्हें देती है। मजा आ गया बहू, एक गिलास और देना। मुझे भी आधी गिलास नींबू पानी देना। इस तरह सारी शरबत ससुराल वालों में ही खत्म हो जाता है। आखिर में बहू के लिए कुछ भी नहीं बचता। अरे आरोही, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये लो, चलो हम मेरे शरबत में से आधा आधा शेयर कर लेते हैं। अरे राघव, तू पी बेटा, बहू का क्या है, वो तो बाद में भी शरबत बनाकर पी लेगी, क्यों बहू? सास की ये बात सुनकर बहू अपने आंसू छिपाकर बोलती है, हाँ माँ जी, सही कह रही है, मेरा क्या है। बहू की बातों में उसका दुख छलक जाता है, जिससे उसकी जेठानी भाप लेती है और उसे अकेले में बात करती है। क्या बात है आरोही, लगता है तुम अभी तक ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो। बहू हूं ना, इसलिए समझ सकती हूँ, मगर जब एक लड़की बहू बनती है तो उसका एक मन मायके के उन खूबसूरत यादों में खोया रहता है, जहां वह अपने हिसाब से रहती है। अपनी जेठानी की इस बात पर आरोही कहती है, जेठानी जी, बहू बनने के बाद ससुराल में ये पहली गर्मी है जिसमें मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकती। पता है, जब मैं अपने मायके में थी तो गर्मियों में 11 बजे से पहले नहीं उठती थी और मैं अपने कंफर्ट के अनुसार कपड़े पहनती थी, और मुझे हमेशा से एसी की हवा की आदत रही है। गर्मी के मारे मैं कभी किचन में कदम नहीं रखती थी, मगर बहू बनने के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रह गया। आरोही की ये सारी बातें उसकी सास शीला सुन लेती है और अगले दिन शीला खुद से खाना बनाती है। गुड मॉर्निंग छोटी बहू, चला जा नाश्ता कर ले। मगर माँ जी, नाश्ता किसने बनाया? बहू, आज सब कुछ तेरी सास ने बनाया है। मगर इसकी क्या जरूरत थी माँ जी? जरूरत थी बहू, तू भी तो गर्मी के भपके में पसीने से तर होकर हमारे लिए खाना बनाती है, मगर अब तेरी सास और बड़ी बहू तेरा हाथ बटाएंगी और मैंने तेरे लिए हल्की साड़ी और कॉटन की कुर्तियां मंगवा दी हैं। अब तू गर्मी में वही पहनना, और हाँ, जितना मन चाहे एसी पंखा चलाना, ठीक है? अपनी सास का बदला मिजाज देखकर आरोही बहुत खुश होती है। आखिर वो भी तो यही चाहती थी कि उसके ससुराल वाले उसको समझ सके। उस दिन के बाद से बहू की ससुराल में गर्मियां अच्छे से गुजरने लगी, जिसका श्रेय आरोही की सास शीला देवी थी, जिसने वक्त रहते सास बहू की उलझन भाप ली थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक एक्सीडेंट के दौरान राधिका और रोहन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते राधिका अपने माता पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन फूट फूट कर रो रही होती है। माँ, पिताजी, आप चले गए। इतने दिनों से तो हम एक साथ होली मनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन आपने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया। अब मैं अकेले अपने भाई रोहन का ख्याल कैसे रखूंगी? दीदी, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता पिता हमसे दूर नहीं गए हैं, वो हमारे पास ही है, हम दोनों के हृदय में है वो हमेशा। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद राधिका को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। वो दोनों मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करवा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अकेले ही रह जाते हैं। राधिका के माता पिता दोनों ही होली के समय होली का सामान बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे, लेकिन राधिका अभी छोटी थी, वो कैसे अपने भाई के पेट के लिए कुछ कर पाती। दीदी दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बिना कुछ खाए। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यहीं बैठो, मैं रसोई में देख कर आती हूँ, क्या पता कुछ खाने के लिए रखा हो। राधिका रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ पर सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं, जिसे देखकर राधिका बेचारी मायूस हो जाती है। ये क्या, यहाँ तो एक भी बर्तन में खाने का कुछ भी सामान नहीं है। अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी? राधिका परेशान होती है। वो अपनी माँ के कमरे में चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए हो? वापस आ जाओ पिताजी, माँ, आप भी वापस आ जाओ।
रोते रोते राधिका की नजर होली के सामान के ऊपर पड़ती है जो उसके माता पिता मरने से पहले बेचा करते थे। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। मैं इस सामान को बेचकर ही कुछ पैसे कमा सकती हूँ, जिससे मैं अपने भाई रोहन का पेट भर सकूंगी। ऐसा सोचकर राधिका वो सारा सामान उठाती है और अपने घर के बाहर एक रेहड़ी पर सजा कर बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसके पास कुछ बच्चे और कुछ लोग आकर सामान खरीदने लगते हैं। अरे राधिका, तुम ये गुलाल कितने से बेच रही हो? इसका रंग तो काफी अच्छा लग रहा है। 20 रुपए से शुरुआत है। 20 रुपए के बाद तुम जितना चाहो उतने पैसे का गुलाल ले सकती हो। राधिका की बात सुनकर आरती उसे 50 रुपए का नोट देती है और कहती है, मुझे तो ये वाला रंग पूरे 50 का चाहिए। चलो जल्दी से मुझे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। राधिका 50 रुपए लेने के बाद 50 रुपए का गुलाल कर देती है और आरती को देते हुए कहती है, आरती, तुम होली इतने दिन पहले से ही क्यों खेल रही हो अपने सभी दोस्तों के साथ? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो मथुरा है, मथुरा। यहाँ पर होली 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बताया नहीं होगा। देखो सभी कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। राधिका आरती को गुलाल दे देती है कि तभी उसका भाई रोहन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे दीदी, ये क्या, आप यहाँ सारे गुलाल, पिचकारी और रंग बेच रही हो? फिर मेरे लिए क्या बचेगा? मुझे भी पिचकारी, गुलाल और गुब्बारे भी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? ये लो, जो तुम्हें चाहिए वो सब यहाँ पर है। तो इनसे जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेल लो। राधिका सामान में से थोड़ा सा सामान रोहन को भी दे देती है, जिसके बाद रोहन अपने सभी दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। ऐसे ही वो होली का सामान बेच बेच कर अपने घर का किसी तरह से गुजारा करती है। एक दिन वो रात के समय कुछ सोच रही होती है। मेरे छोटे भाई की अब अच्छे स्कूल में पढ़ने की उम्र है। मुझे थोड़े पैसे कमाकर उसे किसी अच्छे स्कूल में डाल देना चाहिए। राधिका ऐसा सोचकर अगले दिन से और मेहनत करने लगती है, जिसके चलते वो पैसे इकट्ठे करती है और अपने भाई को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। उसे जो भी काम मिलता है वो चुपचाप कर लेती है। जैसे कि होली जाने के बाद वो फूलों की माला बनाती है और उन्हें बेचती है, जिसके चलते वो पैसे कमाकर अपने भाई की पढ़ाई में लगाती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और राधिका और रोहन दोनों ही बड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, तुम सभी परीक्षाओं में अच्छे से सफल हुए हो और अब तुम्हारा विदेश जाने का भी सपना पूरा होने वाला है। विदेश जाने के बाद तुम अपनी इस गरीब बहन को भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हो? आपने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? रोहन की बातें सुनते ही राधिका उसे गले से लगा लेती है। मेरे भाई, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। राधिका की ये बात सुनने के बाद रोहन विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो अच्छी खासी नौकरी करने लगता है और अपनी बहन को भी पैसे भिजवाता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके विदेश के दोस्तों को उसकी बहन के बारे में पता चलता है तो वो उसे भड़काना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, तू कितना भोला है यार, तेरी बहन तो तुझे लूट रही है। उस गरीब ने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए ताकि तू बुढ़ापे तक उसका ध्यान रख सके। हाँ अरफ, बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा मैंने कई हिंदुस्तानी लोगों के साथ देखा है। तुम्हारी बहन तो तुम्हें सिर्फ लूट रही है। उसने अपने फायदे के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया। ना चाहते हुए भी रोहन अपनी बहन को गलत समझ बैठता है। यहाँ बेचारी राधिका जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही होती है, वहाँ रोहन अपनी बहन को विदेश जाने के बाद भूल ही जाता है। हे भगवान, इतने दिनों से कोई भी कॉल या फिर मैसेज मेरे भाई का नहीं आया है। ऊपर वाले, मेरे भाई का ख्याल रखना। ये सोचकर राधिका रसोई में जाती है, जहाँ उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो मेरा काम सही से चल नहीं रहा है, ऊपर से मेरा भाई मुझे पैसे भी नहीं भिजवा रहा। अब मैं क्या करूँ? होली आने वाली है। एक काम करती हूँ, होली के रंग गुलाल ये सब बेचना शुरू कर देती हूँ। राधिका फिर से अपने बचपन की तरह होली के रंग गुलाल पिचकारी ये सब बेच जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेती है। लेकिन काफी समय तक रोहन उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं भेजता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी काकी उसके पास आती है और कहती है, अरे राधिका बेटी, बचपन से तुम होली के रंग गुलाल पिचकारी ये सब बेचती आ रही हो। अब तो तुम्हारा भाई विदेश में नौकरी करता है, फिर भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? अब तो तुम्हारी शादी की उम्र है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बूढ़ी काकी को सब बताती है। लगता है मेरा भाई मुझे भूल गया। बूढ़ी काकी उसे गले से लगा लेती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है।
ऐसे ही धीरे धीरे राधिका की दिन प्रतिदिन हालत और बिगड़ने लगती है, जिसके चलते अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। एक दिन वो अपने भाई के लिए एक खत लिखती है जो रोहन तक पहुंच जाता है। अरे, इस आधुनिक दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मुझे खत लिखा है? जरा देखो तो सही। रोहन खत खोलकर पढ़ने लगता है। मेरे प्यारे भाई रोहन, मैं तुम्हारी बहन राधिका। विदेश जाने के बाद तुम मुझे भूल ही गए हो। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं दिन भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। भूल गए जब हम दोनों साथ में होली खेला करते थे? देखो, होली आने वाली है। अपनी मरती हुई बहन के साथ आखिरी बार होली खेलने वापस लौट आओ। अपनी बहन का खत पढ़ते ही रोहन बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, जिसके बाद वो फौरन अपनी टिकट करवाता है और अपने गांव पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बीमार बहन को देखता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लोगों के भड़कावे में आ गया था और मैंने आपके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन अब आप चिंता मत करो, आपका भाई वापस लौट आया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन जहां इतना अमीर था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जो बहुत ज्यादा गरीब थी, वो विदेश से अपना सब कुछ छोड़कर अपनी बहन के पास लौट आता है और अपनी बहन का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, जिसके बाद राधिका बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इस तरह से रोहन अपनी बहन के साथ होली का त्यौहार मनाता है और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाता है। वो अपनी बहन राधिका की अच्छे घर में शादी करवा देता है, जिसके बाद वो भी शादी करके अपना घर बसा लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है।